चढ़ियो चैत चेतो तेरो, नहीं पुल्ली कसम तेरी बसाख बसारियोनी। हो जेठ आड़गी तो पामा खली देखू, हो सावण पाद रे भी बुओ बारियोनी। हो असु अख फर कै कतक, कदे आवे किड़ी कड़ी में काग उडारियोनी। आदाब, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक जानी मानी शख्सियत जो सिर्फ खिता पीर पंजाल या जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं बल्कि एशिया और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने अपना नाम अपने बलबूते पर और अपनी आवाज़ से कमाया है। हमारे साथ हैं एक जाने माने शायर कहें, सिंगर कहें या इससे बढ़कर कुछ कहें, तारक परदेसी साहब। अक्सर आपने इनको यूट्यूब और फेसबुक पर या दीगर जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपने इनको सुना होगा, इनके सूफियाना कलाम को, इनके गोजरी गीत को, इनके पहाड़ी गीत को। तो आज हमारे साथ तारक साहब हैं इस वक्त आज कुछ गुफ्तगू करने के लिए। तारक साहब, सबसे पहले आपका जो है खैर मकदम है। जी बहुत शुक्रिया। तारक साहब, बहुत से कलाकार दुनिया में आए और दुनिया को खैर आबाद कहकर चले गए। जी गुज़िश्ता जितना हमने आपको सर्च किया है, पढ़ा है, सुना है, तकरीबन 20 से 25 साल या इससे भी ज़्यादा के वक्त आपको हो गया है इस फील्ड में या इस कलाकारी में, जी जिसमें आपने बेहिसाब जो है वो सूफियाना कलाम या पहाड़ी या गोजरी ज़ुबानों में भी आपने जो है वो यहाँ के लोकल कल्चर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसको प्रमोट किया। जी आज डिजिटल दौर है, मतलब कि कहें कि आज फेसबुक, यूट्यूब या सोशल नेटवर्क का ज़माना है। जी बहुत से लोग आते भी हैं और कुछ अरसे में ही वो खामोश हो जाती हैं उनकी आवाज़ें। आज भी आप माशाअल्लाह बखूबी तरीके से जो है वो गा रहे हैं और अपने नाम को कमा रहे हैं। थोड़ा सा आप मुझे बताएं, जैसे 20 साल पहले और आज में आपको फ़र्क क्या नज़र आया? फर्क यही है कि एक वसाइल जो होते हैं वो दिन ब दिन इंसान को ईज़िली तरीके से मिलते हैं। यानी आज जैसे आपने खुद फरमाया कि टेक्नोलॉजी का दौर है, यानी डिजिटल ज़माना है। आज हमारी बात लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, पहले इतनी जल्दी नहीं पहुंचती थी। अगर किसी दूर दराज गांव में किसी का रिश्तेदार की फौतगी भी हो जाती थी तो उसके लिए भी जाके एक आदमी भेज के एक पता भेजा जाता था, मैसेज भेजा जाता था कि यहाँ ये हो गया। और आज के दौर में अभी बात हम कर रहे हैं तो कुछ मिनटों के बाद जैसे आप अपलोड करेंगे तो जहाँ जहाँ तक भी आपके चाहने वाले होंगे फॉलोअर्स, वो हमारी बात को देख लेंगे। बिल्कुल। उस इस ज़माने में ये फ़र्क है। और साथ साथ में एक सोच का फ़र्क भी इंसान का होता है। हर चीज़ फैलती है और आगे आगे जाती है, तो उसी तरीके से हमारी सोच भी जो 20 साल पहले थी इस चीज़ को लेके, वो आज नहीं है। मैं अपनी बात कहूँ या आम अवाम की बात कहूँ, हर इंसान की सोच जो है वक्त के साथ बदलती है और वक्त खुद ही बता देता है कि रास्ता कहाँ जा रहा है। क्या आपको कभी इस पूरे अपने सफ़र में, जो आपका ये सफ़र रहा 20-25 साल का या 30 साल का, इस सफ़र में आपको कभी परेशानी या मुश्किलात का सामना रहा कि आप किस तरफ जा रहे हो, समाज की तरफ से या अपने घर परिवार की तरफ से कभी कोई मुश्किलात या परेशानी रही हो आपको, ऐसी कोई चीज़? बिल्कुल रही है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा परेशानियां रही कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने खुद तो नहीं सोचा कभी मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा तो यही था कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अब गलत था या सही था, इसका रिजल्ट चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो आम अवाम हो या आप हों, वो आपकी आंखों के सामने है कि रिजल्ट क्या है। मैंने गलत फैसला लिया था या सही लिया था। लेकिन ये था कि मुश्किलें इतनी थी कि लोग
जीने नहीं देते थे। बाहर निकलते थे तो लोग बोलते थे मिरासी आए, पांट आए, इन्होंने ये काम पकड़ लिया, ये कर लिया। आज भी कई लोग हैं जिनकी सोच अभी भी नहीं बदली है। वो आज भी कभी कभी कमेंट्स में हमें आ जाते हैं कि आप सैयद हैं, अपने आप को सैयद कहते हैं, आले रसूल हैं, और आपने ये क्या काम पकड़ा है। शायद उनकी सोच से बाहर है ये बात, अभी भी जो लोग ऐसा कहते हैं कभी। तो वो मुश्किलें आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन हमने कभी इसको ना कभी सोचा, ना कभी देखा, ना कभी हारे। हम बस जब तक जान है तब तक अपना काम करते रहेंगे, और हम तो सही समझ के काम कर रहे हैं। सोचने वाले की सोच गलत हो, उसे हम क्या कर सकते हैं। आज वेस्टर्न म्यूजिक जो है वो एक आम हो चुका है, मतलब कि क्या आपको कभी इस चीज से भी कभी परेशानी हुई कि वेस्टर्न म्यूजिक की वजह से जो सूफियाना कलाम है या हमारे जो आप यहाँ की लोकल जबानों को जो आप फरोग देने के लिए जो आप गाते हैं, क्या उस चीज में कभी कुछ परेशानी रही है वो आपको वेस्टर्न म्यूजिक की वजह से? नहीं, देखें, जब जब मैंने स्टार्ट किया, मुझसे पहले की जो कलाकारी थी, मुझसे पहले 10 साल और पहले ले लें अगर, तो स्टार्ट में म्यूजिक था ही नहीं हमारे हमारे कल्चर में। पहाड़ी हो या गोजरी हो, इसमें लोग क्या करते थे कि वो घास कटाई में कभी कान में उंगलियां डाल के, वो दोए होते हैं, ढोल वगैरह। बैत होते हैं, वो चीज़ें गाते थे। या कभी किसी की फौतकी पे जो गुलजार यूसुफ किताब हैं, उस तरह की किताबें पढ़ी जाती थी, कोई म्यूज़िक नहीं होता था। तो करते करते उसके बाद कोई, हम जो मुझसे सीनियर एक टीम है, जैसे करना कल्चर क्लब है, उसके कुछ मेम्बरान हैं, मेरे उस्ताद हैं, अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, आलम कुरैशी साहब, मकबूल खान साहब। उन्होंने मुझसे 10-12 साल पहले जब स्टार्ट किया, तो एक हारमोनियम, ढोलक और बिंजो, ये 2-3 चीज़ें म्यूज़िक लेके उन लोगों ने जब स्टार्ट किया, तो लोगों को थोड़ा सा नया लगा, कुछ अच्छा लगा, तो सुनने के शौकीन बने। उसके बाद जब मैं आया तो कुछ टाइम तो मैंने भी वैसे ही किया जो वो लोग कर रहे थे। उसके बाद 2001 के बाद, ये 90 में मैंने शुरू किया, और 2000 के बाद जब ज़माना थोड़ा सा चेंज हुआ, हमने डिजिटल रिकॉर्डिंग देखी कि ट्रैक बनते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होके एक अच्छा म्यूज़िक बन सकता है। जैसे पंजाब इंडस्ट्री को देखा हमने, बाकी चीज़ें भोजपुरी को देखा हमने, बॉलीवुड को देखा हमने, तो हमने कोशिश की कि हम भी तो दे सकते हैं। तो हमने कुछ टाइम जम्मू से, पंजाब से रिकॉर्डिंग करवा के एक अच्छे म्यूज़िक के साथ लोगों को जब चेंज करके दी, तो यंग जनरेशन भी हमारे साथ जुड़नी स्टार्ट हो गई। तो यंग जनरेशन ने भी हमें सुना कि नहीं यार, हमारे म्यूज़िक में भी तो अच्छा, हम पंजाबी क्यों सुनते हैं। तो करते करते कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते गए, कारवां अच्छा बनता गया। उसके बाद अभी और 10 साल, ये लास्ट वाले 10 साल की बात अगर करूं, तो हम लोग बॉम्बे में हैं अभी 12-14 साल से। मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने म्यूजिक में स्टडी की है, काबिल बुखारी ने। मेरी वाइफ है, बहुत अच्छा गाती है, मुसरत नाज, आप सब जानते होंगे। तो फिर हमने बॉम्बे में स्टूडियो खोला, और बॉम्बे लेवल के जो म्यूजिक है बॉलीवुड का, उस म्यूजिक को हमने पहाड़ी गोजरी में एडजस्ट करने की कोशिश की। जब अच्छे म्यूजिक के साथ वही अल्फाज जो लोग घास कटाई में देते थे, वो उन्हीं अल्फाजों को हमने एक अच्छे म्यूजिक में ढाल के लोगों को दिया। लोगों ने बहुत पसंद किया। चाहे मेरे ब्रदर का सैफल मलूक आप ले लें, उनको सुना होगा, कई मिलियन, 7-8 मिलियन में लोगों ने देखा हुआ है। 70-80 लाख लोगों ने देखा, और वो बहुत पसंद किया। मैंने सूफियाना कलाम, एक सीआरपी टाइप में सूफियाना कलाम होते हैं, वो गाए मैंने। जैसे बाबा साहब पे गाया मैंने, जलालुद्दीन फ़ानी साहब का कलाम गाया, वो भी 30-40 लाख लोगों ने देखा है, तो लोगों ने पसंद किया। मेरी वाइफ है, उन्होंने भी कई सारे गीत गाए, बाबा साहब पे गाया, और कोई गीत गाए उन्होंने, तो मिलियंस में लोग देखते हैं। जब आप अच्छा करके, नया करके लोगों को देंगे, जो नया नया जी ट्रेंड चलता है, यानी जो जिन लोगों का जो टेस्ट है, आप उनको दे पाएंगे, एक तो वो सुनेंगे, दूसरी बात आपका कल्चर मेंटेन रहेगा, तीसरी बात है कि आप भी जमाने के साथ चलते रहेंगे। अगर आप चेंज करके नहीं देंगे, आपका स्टाइल वही रहेगा जो 20 साल 30 साल पुराना है, तो आप डेड हो जाएंगे। उसका कारण एक, सबसे पहली बात तो है अल्लाह की मेहरबानी से मैं चल रहा हूँ। दूसरी बात, मेरा अभी तक चलना ये है कि मैं ज़माने के साथ साथ लोग जो चाहते हैं वो म्यूज़िक उनको बना के देता हूँ, पेश करता हूँ, वो तब पसंद करते हैं। तारिक साहब, आज जैसे लोग डीजे को भी ज़्यादा यूज़ करते हैं शादियों में,
क्या आप समझते हैं कि डीजे की ज़रूरत है आज के समाज में, या कुछ ऐसी चीज़ जैसे आप जिस किस्म के गीत या शेर व शायरी आप कर रहे हैं म्यूज़िक में, क्या उन चीज़ों को जो है वो फ़रोग़ होना चाहिए, ज़्यादा लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जा होना चाहिए? देखिए, मैं किसी की बुराई करने से बेहतर है मैं अपने कल्चर पे बात करूँगा अगर, हमारा कल्चर इतना वसी कल्चर है, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। आप रोमांटिक गाने सुनना चाहें वो भी हैं इसमें। आप इसमें बिछोड़े के दुखी गाने सुनना चाहें जुदाई वाले वो भी हैं इसमें। आप इसमें सूफ़ीज़्म को सुनना चाहें वो भी है इसमें, सब कुछ है। आपकी जो मन मर्ज़ी आप सुन सकते हैं, कोई भी गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप डीजे को तरजीह देते हैं, उनको फैलाते हैं, वो हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारे माशरे में वो चीज़ ही नहीं है। और हम लोगों की कोशिश तो हमेशा यही रही है कि वो चीज़ हमारे माशरे में ना आए। क्यों? एक दिन की डांस की बात नहीं। बोलते हैं कि एक बुड्ढे के मरने से दुनिया में कमी नहीं पड़ती, मगर वो ये बोलते हैं कि मौत को रास्ता मिलता है, वजह वो है। बिल्कुल। तो वो रास्ता जो मिलता है वो आगे जाके हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो उस वजह से हम जहाँ भी जाते हैं शादियों में, अब सब लोगों को तो हम बोल नहीं सकते कि आप हमें लाओ ही लाओ, किसी की अपनी मर्जी है। बिल्कुल। आपने बुक कर लिया, हमें शादी में लाया। लेकिन ये जरूर है कि जहाँ पे, मैं बाकियों की नहीं बात बोलता, कलाकारों की, हर आदमी का एक अपना स्टाइल है गाने का, लेकिन मैं अपनी अपनी बात बोलूंगा। मैं हूँ, मेरे भाई साहब हैं, मेरी वाइफ है, हम तीनों में से जो भी जिस किसी शादी में गया, एक बार जिस मोहल्ले में गया, जिस गांव में गया, वहां ना तो दूसरा कोई कलाकार आता है, ना कभी डीजे का नाम कोई लेता है, क्योंकि हम उनको अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट देते हैं कि हमारे कल्चर में इतना कुछ है, आप इसी से मजा भी लें, इसी को आगे बढ़ाएं, और इसमें अदब भी है, एक एक तहजीब भी है, सब कुछ है। तो आप डीजे को क्यों करते हैं? तो हम डीजे को खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम हमने शादियों में भी स्टार्ट किए। अदरवाइज मैं एक रेडियो का कलाकार हूँ, मैं दूरदर्शन का कलाकार हूँ, मेरे स्टेज वो हैं। तो हमें शादी में आके 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए गाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसलिए गाते हैं कि शायद जो वहां 100, 200, 500 लोग होते हैं, उनमें से 500 में से 400 को ही समझ आ जाती है, 300 को ही समझ आ जाती है, यार ये बात सही है, वो गलत है। तो आने वाली हमारी नस्लों में रास्ते चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज, इस चीज पे तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अपनी सकाफत अपनी होती है, एक तहजीब है, एक अदब है। तारिक साहब, अदब और तहज़ीब की बात हो गई। अब थोड़ा-सा अगर हम बात करें कि अक्सर देखा गया है कि कलाकार चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे पंजाब इंडस्ट्री का हो, चाहे साउथ इंडस्ट्री का हो, अक्सर कलाकार जो है वो बाद में पॉलिटिशियन बन गया। क्या तारिक परदेसी भी फ्यूचर में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करेगा, या किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? देखें, ये सब किस्मत की बातें हैं, और दूसरी बात है कि वक्त की ज़रूरत अगर हो तो, अगर मैं लोगों के लिए कल्चर में अगर अच्छा काम कर पाया हूँ, अगर लोगों की ऐसी सपोर्ट हो, लोग चाहें, तो मैं ज़रूर इसमें आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी शौक भी काफ़ी है। शौक सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं किसी कुर्सी पे बैठूं, मैं एमएलए से, मिनिस्टर से अपने आप को बेहतर समझता हूँ, क्योंकि दिन को अगर मुझे एक 50,000 लोग अगर मुझे देखते हैं यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के जरिए, तो मेरे ख्याल में उसमें से 40,000 हैं जो मुझे दुआएं देते हैं। तो जब मैं पॉलिटिशियन बनूंगा तो फिर तो गालियां और बेइज्जती की बात है। मेरी ये शौक नहीं है कि मैं उस कुर्सी पे बैठूं, मैं उनसे अपने आप को बेहतर समझता हूँ कि मैं अच्छी जगह पे हूँ। लेकिन वक्त की जरूरत अगर पड़े, आज दो चीजें हैं कि हर माशरे में अगर एक आदमी बड़ा है, छोटा है, कुछ भी है, लेकिन उसके बाकी कुंबे में, उसके बरादरी में, उसके गांव में, उसके इर्द गिर्द में छोटे लोग, गरीब लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन आप मुलाजिम जितने बड़े मर्जी हो जाएं, बिजनेसमैन जितने बड़ी मर्जी हो जाएं, किसी को 10, 20, 50, 100 की मदद कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप उनकी हालत नहीं बदल सकते। हालत बदलने के लिए पॉलिटिशियन होना जरूरी है, पावर होना जरूरी है, जहां से ऑलरेडी गवर्नमेंट हर गरीब के लिए फैसिलिटियां मैसर करती है, लेकिन आगे तरतीब से या ईमानदारी से उनके पास नहीं पहुंचती हैं। अगर ऐसा कोई वक्त आ गया कि मेरी जरूरत वहां पे है कि ईमानदारी से मैं वो चीजें उन तक पहुंचा सकूं, ऐसी कोई जरूरत पड़ी, तो मैं पॉलिटिकल ज्वाइन कर सकता हूं। पार्टी का कोई अभी वो मेरा नहीं आया, क्योंकि मैं पहले भी ऑलरेडी 2009 से लेके 2019 तक मैं बीजेपी के साथ था। मैं 2 बार कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट रह चुका हूं
करना कॉन्स्टिट्यूंसी से। 2014 में मुझे टिकट भी था असेंबली इलेक्शन का, तो मेरी एक छोटी मोटी रैली होने के बाद फिर उन्होंने टिकट चेंज किया, बेईमानी की मेरे साथ, तो टिकट किसी दूसरे को दिया, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, फिर उन्होंने नहीं होने दिया, तो मैं इलेक्शन में ड्रॉप हो गया। तो असेंबली इलेक्शन की बात है, 19 के बाद तो मैं ना किसी पार्टी के साथ गया हूँ, ना उनकी किसी मीटिंग में गया हूँ। मैं अगर जब भी लड़ूंगा तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, अपने बलबूते पर लड़ूंगा, अपने नाम के पीछे लड़ूंगा। अगर लोग मुझे जानते हैं तो मुझे वोट देंगे, अगर लोगों को मैं चाहिए हूं तो वो लोग मुझे वोट देंगे। तो ये मेरी सोच है कि कभी अगर ऐसा वक्त पड़ा, जरूरत पड़ी वक्त की कि मेरी जरूरत है, तो मैं आऊंगा। और अब असेंबली की भी मुझे इतनी शौक नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जिस तरीके से मेरे अंदर जज्बा है, अगर लोगों की जरूरत ऐसी आई कभी, तो मैं पार्लियामेंट में जाके बैठूं, वहां बात करूं अपनी कौम के लिए। फिर एक बात बनती है जो मेरा अंदर का जज्बा है। लेकिन अभी मैं ये फाइनल फैसला नहीं सुना सकता कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन वक्त के हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। आखिर में अपने लिखे हुए 2 शेर या 2 गीत की लाइनें जो है, अगर आप हमारे जो है वो फॉलोअर्स को सुना दें, ताकि इसी बहाने हमारे फॉलोअर्स जो है ज्यादा ही खींचे हुए हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे। अच्छा, क्या आपके साथ तो पहले से ही फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, कोई नहीं, चंद एक हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे। क्या सुनना पसंद करेंगे आप? मैं चाहूंगा कि आप गोजरी की 2 लाइनें जो अच्छे से, जो आपकी जो मन पसंद जो हो वो सुनाएं। चले, मैं गोजरी में सुनाता हूँ आपको। खुदा बख्श ज़ाल साहब जो पुंछ से थे, तो उनके बैत हम अक्सर, मेरी सारी फैमिली उन बैतों को गाती भी है और पसंद भी करती है। तो मैं सुनाता हूँ। अभी 2-4 दिन के बाद ऑलरेडी जो चेतर, जैसे हम पहाड़ी में कहते हैं, तो चेत स्टार्ट होने वाला है। तो वहीं से ये मैं भी स्टार्ट करता हूँ कि शायर देखें कितने बड़े शायर थे कि 4 लाइनें हैं सारी, 2 शेर हैं, 2 शेरों में पूरे 12 महीने पूरे साल का जिक्र कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि चढ़ियो चैत चेतो तेरो, नहीं पुल्ली कसम तेरी बासाख बसार होनी, हो जेठ आड़गी तो पामा खली देखू, हो सावण पाद रे भी बुओ बार होनी, हो असू अख फर कै कतक, कदे आवे किड़ी कड़ी में काग उडार होनी, असू अख फर कै कतक, कदे आवे किड़ी कड़ी में काग उडार होनी, है मंगर पोते मामा रात जागू, ओ फगण जार आयो फेरो मार होनी। चैत से लेके फगण तक 12 महीने का जिक्र सिर्फ 4 लाइनों में खुदा बख्श ज़ाल साहब ने किया है, तो मैंने आपको सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इतना खूबसूरत जो है वो हमें सुनाया, नज़म सुनाई हमें। समाज में इस वक्त मंशियात बहुत ज़्यादा है, एक अगर नौजवानों के लिए एक छोटा सा पैगाम ताकि वो मंशियात से दूर हो जाएं। उनके लिए तो मैं ये हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बड़े लेवल की साजिश है, ये बहुत बड़े लेवल की साजिश है। हम इसे ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान की साजिश है या पाकिस्तान की है, लेकिन आप ये सोचें कि वो चीज़ आती पाकिस्तान से है। मैं वहाँ कई बार गया हूँ, मेरे बड़े बड़े शो हुए हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ बहुत कम यूज़ होती है। वहाँ के लोग अगर इसे सही समझते, वहाँ फ्री में है, मुफ्त में है, वहाँ लोग क्यों नहीं इसे यूज़ करते, इधर क्यों भेजते हैं? आप इसे मैं खोल के नहीं कह सकता कि किसकी साजिश क्या है,
लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की साजिश है कि हमारे नौजवानों को खत्म करने के लिए, ड्रग्स में मुब्तला करके बेहोश करने के लिए, कि पूरी जनरेशन नहीं खत्म हो जाए, हम यहां पे राज करें। लिहाजा सबसे हाथ जोड़ के ये बोलता हूं कि वो जो चीज है ड्रग्स वाली, ये बहुत बड़ी साजिश है, इससे बहुत दूर रहें, बहुत दूर रहें। जहां फ्री में मिलती है लोग वहां भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। आप अपने छोटे सी आपको लालच देते हैं बिजनेस के चक्कर में या नशे के चक्कर में या कुछ बेहोशगी के उस हालात को अपने अंदर लाने के लिए, लेकिन ये टोटली गलत है। मैंने आज तक ना कभी उसे देखा, ना कभी छुआ, और ना अल्लाह कभी मेरे नजदीक उस चीज को लाए। मैं अगर बिजनेस करता ना इसके तो बहुत बड़ी तक आगे तक मेरी पहचान थी, मैं अरबोंपति होता, लेकिन मेरे पास टूटी सी गाड़ी पड़ी अभी 1 लाख रुपए की, मैं उसी से गुजारा करता हूँ। लेकिन हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि बहुत बड़ी गलत चीज है, कि ये एक साजिश है। अगर आप समझेंगे, हमारी नई जनरेशन, हमारे हमारे पूरे इलाके के जो नौजवान हैं उनको खत्म करने के लिए ये लगाई गई हुई है। इससे बहुत दूर रहे सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ एक जाने मानी जो है हस्ती तारक परदेसी साहब। आपने इनके कई सूफियाना कलाम गोजरी और पहाड़ी में भी सुने होंगे और हर जुबान में सुने होंगे। हमारे जेके आवाज़ न्यूज़ को यूं ही पसंद करते रहें, लाइक करके हमें कमेंट भी करें प्यार भरा, और हमें फॉलो भी करें ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके सामने पेश कर सकें और नए नए पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने रूबरू ला सकें। तब तक इजाज़त दें, शुक्रिया।